Yes, so let us start with the discussion. तो देखिए बेटा, आज हमारा जो पहला टॉपिक है, आज हमने दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो दोनों में से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी सॉलिड स्टेट फिर भी कुछ खास टॉपिक है। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़े कम पूछे जाते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द सॉलिड स्टेट। अब देखिए बेटा, सॉलिड स्टेट के अंदर है ना, पहले हम देखते हैं चैप्टर को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, फटाफट कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करने हैं इसके अंदर, या कौन कौन से टॉपिक होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो तो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जो कि इतना कोई खास टॉपिक नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये थ्योरी बेस्ड टॉपिक है पूरा, ठीक है, जिसके अंदर आप क्रिस्टल लैटिस कौन कौन से होते हैं, चलो जल्दी से हम फटाफट रिकॉल भी करते रहते हैं। कौन कौन से होते हैं? आयनिक क्रिस्टल्स, है ना, कोवलेंट क्रिस्टल्स, मेटेलिक क्रिस्टल्स, है ना, एंड लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। ऑलराइट, तो चार तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, चारों की डेफिनेशन अपनी अपनी है, वो आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ सकते हैं। तो इसमें से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। बेटा देखिए, ये जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी कोई ज्यादा क्वेश्चन अभी तक तो आए नहीं है, पर हम जल्दी से इसको एक रिकॉल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो देखिए, यूनिट सेल की जो टाइप्स होती हैं, तीन तरह की यूनिट सेल होते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल की बात करनी है, बिकॉज हमारे सिलेबस में केवल क्यूबिक यूनिट सेल्स ही हैं, ठीक है। तो क्यूबिक यूनिट सेल्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। तो बेटा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर क्या होता है कि जितने भी एटम्स होते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, ओके। सेकंड इज बेटा हमारे पास कौन सा होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। बेटा देखिए, फेस सेंटर के अंदर क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, प्लस हर एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, एंड थर्ड काइंड ऑफ क्रिस्टल इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। और बेटा इसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं क्यूब के, प्लस एक बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर, ठीक है। अब देखिए, इस टॉपिक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब बेटा कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब क्या होता है कि जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कोई एटम जो है क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है, या कोई एटम क्यूब के फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, तो वो जो एटम प्रेजेंट होगा कॉर्नर पे या फिर फेस सेंटर पे, उसका कितना जो पार्ट है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल एटम इज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूबिक क्रिस्टल। तो जैसे अगर आपके पास लेट्स सपोज ये क्यूबिक क्रिस्टल है, हम एग्जांपल देते हैं, ये क्यूबिक क्रिस्टल है और इस क्यूबिक क्रिस्टल के कॉर्नर पे एक एटम लगा हुआ है इस तरीके से। तो बेटा कॉर्नर पे यदि ये एटम लगा हुआ है, तो इस एटम का कितना फ्रैक्शन इस क्यूब के अंदर प्रेजेंट है। आप देखेंगे ना, कुछ कुछ पार्ट तो इस जो स्फीयर है वो क्यूब के बाहर है, और कुछ पार्ट जो है स्फीयर का वो क्यूब के अंदर है। तो कितना फ्रैक्शन इसका क्यूब के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी क्या क्या होती हैं वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्नर वाले। देखो, अगर एटम किसी कॉर्नर क्यूब के कॉर्नर पे लगा है ना, तो आप सोच के देखिए उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी। देखो, अगर वो क्यूब के कॉर्नर पे लगा हुआ है, तो अब देखो ये जो कॉर्नर है, ये वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कॉर्नर कितने और क्यूब्स के साथ शेयर्ड है। अगर आप एक प्रॉपर लैटिस लगा के रखें, है ना, जैसे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं इस बात को, कि अगर आपके पास ये क्यूब है ना, देखो क्रिस्टल के अंदर एक क्यूब तो नहीं होता है, क्रिस्टल के अंदर तो बहुत सारे क्यूब्स होते हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ क्यूब्स होते हैं। तो ये जो क्यूब्स होंगे, ये आपस में इस तरह से लिंक्ड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल्स। तो इस तरह से ये क्यूब जो होते हैं आपस में बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्यूब्स हैं, तो आप देखेंगे ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ये कॉर्नर वाला एटम इस क्यूब के भी कॉर्नर पे है और इस क्यूब के भी कॉर्नर पे है। तो अब ये जो एटम है, मेरा क्वेश्चन आपसे बस इतना है कि ये जो कॉर्नर पे एटम है, ये कितने क्यूब्स के साथ शेयर्ड होगा इस तरीके से। कहने से एक तो ये साइड वाले हो गए, एक इनके पीछे भी जो क्यूब्स होंगे, है ना, इनके पीछे जो क्यूब है उसके कॉर्नर भी होगा ये एटम, इस क्यूब के पीछे भी जो क्यूब होगा उसके भी कॉर्नर पे होगा, ऐसे इस क्यूब के जो ऊपर होगा उसके भी कॉर्नर पे होगा। तो इस तरह से ये टोटल अगर हम बात करें, यस यू आर राइट कार्तिक, कि वो 8 कॉर्नर्स के साथ 8 क्यूब्स के कॉर्नर के साथ शेयर्ड है। तो क्योंकि वो 8 क्यूब्स के कॉर्नर्स के साथ शेयर्ड है, तो इसलिए पर क्यूब की कंट्रीब्यूशन कितनी चली जाएगी? 1/8,
ठीक है। तो जो कॉर्नर पे एटम होता है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/8। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे फेस सेंटर पे, तो बेटा फेस सेंटर पे अगर ये एटम प्रेजेंट है वो कितने क्यूब्स के साथ शेयर्ड होता है, वो 2 क्यूब्स के साथ शेयर्ड होता है। तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी फिर पर क्यूब 1/2। सिमिलरली जो एटम आपके एज सेंटर पे प्रेजेंट है ना, किसी क्यूब के एज पे प्रेजेंट है, यानी कि वो एटम यहाँ पे प्रेजेंट है क्यूब के, तो ये एक एज कितने क्यूब्स के साथ शेयर्ड है 4। तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी एब्सोल्युटली 1/4। और ऐसे अगर हम बात करें बॉडी सेंटर की, तो बेटा जो एटम बॉडी के एक सेंटर में प्रेजेंट है तो वो तो एक ही क्यूब के साथ शेयर्ड है, बस उसी क्यूब के अंदर है, और तो किसी क्यूब के साथ नहीं होगा वो, तो इसलिए उसकी कंट्रीब्यूशन टोटल कितनी हो जाएगी। तो ये कंट्रीब्यूशन के ऊपर कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे कुछ टॉपिक जो है वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे कि अभी देखो, अभी तो मुझे असाइनमेंट में मैंने देखे नहीं है क्वेश्चंस, पर फिर भी जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक लैटिस है ना, क्वेश्चन इज एक लैटिस है, उसके अंदर एटम ए जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और एटम बी जो है दे आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स, राइट। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल, व्हाट इज द फॉर्मूला, है ना। तो फॉर्मूला जैसे क्वेश्चन आ सकता है ए बी फॉर्मूला हो सकता है, AB2 फॉर्मूला हो सकता है, AB3 फॉर्मूला हो सकता है ना, या फिर A to B फॉर्मूला हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। अब अगर ए एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो अब देखिए ना कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब के, 8 कॉर्नर होते हैं और कंट्रीब्यूशन कितनी होगी पर क्यूब 1/8। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे एक एक क्यूब के अंदर 1। ऐसे फेस सेंटर्स की आप बात करेंगे तो फेस सेंटर 6 होते हैं, देयर आर 6 फेसेस, कंट्रीब्यूशन वुड बी हाफ, तो ये आ जाएगा 3। यस यू आर राइट, द राइट आंसर इज, अब देखो अगर आप ए और बी की रेशियो निकालोगे तो क्या बन जाएगा AB3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा AB3। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे आपके प्रीवियस ईयर्स के अंदर, तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर यही इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस बनते भी हैं थोड़े, तो ये टॉपिक है जो कि थोड़ा क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक बन सकता है। ऑलराइट, तो ये थोड़ा आप याद रखेंगे यूनिट सेल कौन से होते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या क्या होती है। ओके, तो लेट अस मूव फर्दर। अब देखिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पैकिंग ऑफ एटम्स, है ना। बेटा देखो इस पैकिंग ऑफ एटम पे आज तक तो कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पर देयर इज अ हाई चांस कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो पैकिंग ऑफ एटम्स मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो देखो एटम्स की पैकिंग कैसे कैसी होती है वो हम जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं, है ना। एटम 3 तरीके से पैक्ड होते हैं। एक तो अगर आप 2D के, अगर आप एक लाइन में बात करेंगे 1D के अंदर बात करेंगे, तो 1D में तो एटम्स कैसे पैक्ड होंगे एक डायमेंशन में, दे वुड बी पैक्ड स्ट्रेट, इस तरह से एटम्स पैक्ड होंगे, है ना। ऐसे अगर आप 2D की बात करेंगे, बेटा 2D में एटम्स कैसे पैक्ड होंगे, मतलब जब उसकी लेंथ भी बढ़ा दो, है ना, अभी तक लेंथ सॉरी ब्रेथ भी बढ़ा दोगे, तो 2D के अंदर जो एटम्स है इनकी पैकिंग 2 तरीके की होती है ना। एक तो ये एटम पैक्ड हो सकता है इस तरीके से 2 डायमेंशन के अंदर, एक इस तरह से, ठीक है ना, कुछ इस तरह से एटम्स पैक्ड हो सकते हैं। तो बेटा इस ये पैकिंग जो होती है इसमें आप देखोगे कि हर एक जो स्फीयर है, जैसे अगर आप ये स्फीयर पकड़ लो तो कितने स्फीयर से टच कर रहा है ये, हाउ मेनी स्फीयर्स इट इज टचिंग, आई वुड से 4। और अगर आप चारों के चारों स्फीयर को अगर आप जिनको टच कर रहा है उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर देंगे, सो इट विल फॉर्म अ स्क्वायर। तो इस तरह की पैकिंग को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो 2D में एक तो पैकिंग होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, राइट। और बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। और देखो इसके ऊपर स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आ रखा है 2D के अंदर, वो क्वेश्चन ये आ रखा है कि इस पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी इन 2D। तो अगर इतने सारे सर्कल्स को अगर आप ज्वाइन कर दो इस तरीके से, तो उस वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है हम जल्दी से देखते हैं। बेटा पैकिंग एफिशिएंसी होता है इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बेटा यूनिट सेल क्या होता है, जो रेपिटेटिव यूनिट है, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसकी 2D के अंदर पूछी गई थी, तो आपको एरिया देखना था इसका। आप देखो अगर हम यूनिट सेल लेते हैं सबसे सिंपलेस्ट वन, तो सिंपलेस्ट यूनिट सेल तो हम ये वाला ले सकते हैं ना जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब देखिए इसके अंदर कितना एरिया ऑक्यूपाइड है, कहने से अगर हम मान लें इसका रेडियस r है ना, तो एरिया कौन सा ऑक्यूपाइड होगा, एक तो ये वाला एरिया ऑक्यूपाइड होगा, एक ये वाला एरिया ऑक्यूपाइड होगा, एक ये वाला एरिया ऑक्यूपाइड होगा, एक ये वाला एरिया ऑक्यूपाइड होगा। बीच वाला एरिया क्या होगा, दैट वुड बी एम्प्टी एरिया, है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, देखो एरिया ऑक्यूपाइड कितना है
आप अगर ये वाला एरिया देखें, इट इज 1/4 ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ सर्कल, सॉरी, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर का 1/4, और कितने हैं ऐसे, ये 4 है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो गया, एरिया ऑक्यूपाइड कितना होगा, 2D के अंदर हम एरिया की बात करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 × 4, तो इतना तो एरिया ऑक्यूपाइड हो गया बाय द एटम्स अपॉन टोटल एरिया कितना बेटा, देखो आप देखिए टोटल एक स्क्वायर है, इट इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर की एज लेंथ कितनी है, ये 2r, तो टोटल एरिया ऑक्यूपाइड कितना हो गया, कहने से 4r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर, है ना, तो ये बन गया 2r का होल स्क्वायर विच इज 4r स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, अपॉन 4r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 4, तो इसका आंसर था बेटा पाई बाय 4, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 2D के अंदर देखो पैकिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना क्या होता है, इट्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये मैं 3D में बता रहा हूँ, 2D के अंदर वो एरिया बन जाता है, बिकॉज 2D में देयर इज नो हाइट, सो वी विल जस्ट हैव एरिया। ओके, तो ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा 2D में हम दूसरी पैकिंग की बात करते हैं। बेटा 2D में पैकिंग एक और तरीके की भी हो सकती है। 2D में पैकिंग एक और ज्यादा क्लोजली भी एटम पैक्ड हो सकते हैं। क्लोजली एटम कैसे पैक्ड होंगे, कुछ इस तरीके से देखिए। हाँ बेटा, ये परसेंटेज में, अभी तो मैंने फ्रैक्शन निकाली है, आप उसको 100 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। वो ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ऑप्शन कैसे दे रखी थी, परसेंटेज में दे रखी थी कि फ्रैक्शन में दे रखी थी। फ्रैक्शन में निकालोगे तो आपका आंसर जो है पाई बाय 4 आ जाएगा, अगर परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा किस तरह देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो 2D में बेटा एक और तरह की पैकिंग भी होती है। 2D में क्या हो सकता है कि जो आपके एटम्स, आप देखिए, अगर आप 2D वाले इस तरह से एटम पैक्ड होते हैं तो आप देखेंगे एक जो एटम है वो कितने एटम्स को टच कर रहा है ना। आप देखो, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो इन सबके सेंटर्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कहने से हेक्सागन। तो इस तरह की जो क्लोज पैकिंग होती है इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना। ये 2D के अंदर है, ठीक है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 2020 के अंदर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चन आ जाए। सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका जो आपको पैकिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको निकालनी आनी चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी। वही अपने स्मॉलेस्ट यूनिट सेल पकड़ के आपने पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दें। आप इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना, और डाउट होगा तो हम अगली क्लास। अच्छा, आपको मैंने आपसे पूछना था, क्या लिक्विड सॉल्यूशन वगैरह में कोई डाउट तो नहीं आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर लिक्विड सॉल्यूशन में? आई होप अपने असाइनमेंट्स ट्राई कर ली होंगी, ठीक है। तो इसके जो डाउट है बेटा, डाउट के लिए ना हम लोग एक काम करते हैं, विल कीप अ क्लास, है ना, इन बिटवीन। मैं वीक के अंदर एक क्लास रख लेता हूँ ताकि हम लोग डाउट्स के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल सकें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ना 2D। अच्छा, अब हम बात करते हैं 3D के अंदर, है ना। 3D के अंदर देखो पैकिंग कैसे होती है। 3D पैकिंग कैसे होती है बेटा, 3D पैकिंग जनरली जो होती है, देखो 2D से 3D बनेगा, तो 2D पैकिंग जैसे मैंने आपको बताया 2 तरीके की होती है। तो 2D पैकिंग कैसे होती है, एक तो हमने देखा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इस तरीके से, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है 2D की। अच्छा, अब यहाँ से 3D पैकिंग 2 तरीके की निकल सकती है। जो 3D पैकिंग है, इट कुड बी ऑफ 2 टाइप्स। कैसी कैसी अभी देखते हैं। बट देखो, अगर आप ये जो लेयर है, ये वाली लेयर, इस लेयर को नाम दे दो A, है ना। इफ दिस लेयर इज नेम्ड एज A, तो इसके ऊपर अगर आप बिल्कुल ए जैसी लेयर रख दो, ये एटम जो है, ये वाला एटम, इस एटम के ऊपर एग्जैक्ट एक एटम रख दो, इस एटम के ऊपर एग्जैक्ट एक एटम रख दो, इसके एटम के ऊपर, तो ऐसे हाइट अगर हम बढ़ाने लग जाएं तो इससे हमारा जो लैटिस जो पैकिंग बनती है वो किस तरह की पैकिंग बन जाएगी, वी विल गेट ए टाइप पैकिंग 2D के अंदर, 3D के अंदर, है ना। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की अगर 3D में आप ए टाइप की पैकिंग बनाते हैं, है ना, तो उससे जो आपका यूनिट सेल जनरेट होता है बेटा, यहाँ से जो आपका यूनिट सेल बनेगा ना, वो यूनिट सेल जनरेट होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जो आपने पढ़ा था ना, सिंपल की एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो वो वाला यूनिट सेल जनरेट हो जाएगा। बड़े आराम से उसको इमेजिन भी कर सकते हो कि ये 4 एटम आपस में टच कर रहे हैं और 4 इसके ऊपर वाले टच करेंगे, तो कहने से क्यूब बन जाएगा, जिसके एटम सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ओनली एट द कॉर्नर्स, है ना। तो 3D में अगर आप इसको इमेजिन करोगे ऊपर को, तो आप देखोगे कि एक क्यूब बन जाएगा विच इज ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस
क्यूबिक क्रिस्टल जो बनता है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ए टाइप ऑफ पैकिंग से बनता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर आप सोच के देखिए, जो बी लेयर है ना, बी लेयर में ऐसे करता हूँ, बी लेयर में एग्जैक्टली एक के ऊपर नहीं रखता मैं, एक की जो बीच में वॉइड ये बन गई है बीच में एम्प्टी स्पेसेस, इनके ऊपर रख देता हूँ इस तरीके से, है ना, रख देता हूँ। और जो आप अब देखिए, ये बी लेयर की मैंने बी लेयर जो है, जो हमने ए लेयर के एम्प्टी स्पेसेस पे रखी है, तो जो अगली लेयर होगी वो मैं बी लेयर के एम्प्टी स्पेसेस पे रखूंगा। तो जब मैं बी लेयर की एम्प्टी स्पेसेस पे रखूंगा, आप देखिए बी लेयर की एम्प्टी स्पेसेस में अगर मैं रखूंगा, तो कहने से कि एक हमारे पास दोबारा से ए लेयर रिपीट हो जाएगी, है ना। बी लेयर की एम्प्टी स्पेसेस पे रखोगे तो दोबारा से ए के ऊपर ही एटम पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो पैकिंग बन जाएगी वो किस तरह की पैकिंग बन जाएगी, ए बी, फिर दोबारा ए बन गया, फिर दोबारा बी बन जाएगा, इस तरह की पैकिंग बन जाएगी। और बेटा इस तरह की पैकिंग से जो हमारा यूनिट सेल बन के आता है ना, उस यूनिट सेल को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, बीसीसी यूनिट सेल। ठीक है, और जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है बेटा, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, अगर आप ए पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो बड़े आराम से इमेजिन कर सकते हैं कि चार तो अपनी लेयर में टच करेंगे, अगर आप, है ना, सिंपल ए पैकिंग देखिए, तो ये चार, एक एटम को चार तो अपनी लेयर में टच करेंगे, एक ऊपर से टच करेगा, एक नीचे से टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा उसका 6। और बीसीसी में अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आ जाएगा 8। ठीक है ना। तो ये क्योंकि बीसीसी में क्या हुआ है, अगर आप सेम साइज के एटम्स को आप रखना चाहते हैं तो नीचे वाली लेयर के जो एटम्स हैं उनको थोड़ा खुलना पड़ेगा। तो ऊपर वाली लेयर के एटम थोड़े खुले हुए हैं, नीचे वाले एटम्स को भी खुलना पड़ेगा। तो अपनी लेयर के एटम आपस में टच नहीं करेंगे, लेकिन बी लेयर के जो एटम्स हैं वो चारों ए लेयर को टच करेंगे और ऊपर वाली भी चारों ए एटम्स को टच करेंगे, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर आप 3D बनाते हैं तो दो तरह के लैटिस बनते हैं, एक तो बनता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, एक बनता है बीसीसी। अच्छा, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से आते हैं। देखिए जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, क्या हुआ था, कहाँ गए थे बेटा काइंड बेटी? क्या क्यों बताऊं, क्या क्यों बताऊं? ठीक है, अच्छा देखिए, तो अगर हम क्यूब, देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगर हम रखते हैं, है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने रखी थी इस तरह की, तो इस तरह से, इस तरह इसकी अगर हम 3D में पैकिंग करते हैं, इसकी अगर हम 3D में पैकिंग करते हैं बेटा, तो ये दो तरह की पैकिंग बनती है। मैं ना एक्चुअली आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं आपको पहले बता देता हूँ बस सिंपली। एक तो बनती है ए बी टाइप की पैकिंग, ठीक है ना, क्योंकि इसको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ता है, लेकिन मैं अभी फॉर द टाइमिंग हम ऐसे काम चलाते हैं। तो एक तो बनती है बेटा ए बी टाइप की पैकिंग। तो देखो ए बी टाइप की जो पैकिंग बनती है, तो उससे जो क्रिस्टल लैटिस बनता है हमारे पास बेटा, वो बनता है एचसीपी क्रिस्टल, एचसीपी यूनिट सेल बनता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल बनता है इन 3D। ठीक है ना, और इसमें और बेटा इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो आता है 12। ऐसी अगर आप एक और तरह की पैकिंग भी बन सकती है इसमें, एक बनती है एबीसी टाइप की पैकिंग। ये कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन एक्चुअली जेई में, एक्चुअली टॉपिक ना एनसीईआरटी में गिवन है आपको। तो बेटा इससे जो यूनिट सेल बनता है ना, वो बनता है एफसीसी यूनिट सेल। और इस तरह की जो पैकिंग होती है इसको हम बोलते हैं सीसीपी पैकिंग। सीसीपी पैकिंग मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, और इससे जो यूनिट सेल बनता है वो है एफसीसी यूनिट सेल, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा इसका वो है 12। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको डेटा याद रखना है, इसमें मैं एक थोड़ा सा डेटा आपको और भी दे देता हूँ, वो है पैकिंग एफिशिएंसी का डेटा। बट अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी देखोगे ना, तो एचसीपी और एफसीसी इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम है, अराउंड 74%। ठीक है, देखिए जेई मेन में आपको कोई निकालने के लिए नहीं बोलेगा, तो डायरेक्ट डेटा याद होगा तो आप बड़े आराम से इमीडिएटली आंसर मार्क कर सकते हैं। अच्छा, और सिंपल क्यूबिक की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%, और बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%। ठीक है, तो काइंडली रिमेंबर दिस थिंग, 3D पैकिंग्स, है ना, और इनकी पैकिंग एफिशिएंसी और ये डेटा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा, इसकी जो स्लाइड्स हैं बेटा मैं आपको भेज दूंगा अगेन ऑन योर व्हाट्सएप चैनल, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं। मुझे नेक्स्ट है
वॉइड्स के बारे में, थोड़ा सा वॉइड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, वो भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो, और एक आधा क्वेश्चन देखेंगे उसके ऊपर। ठीक है, फिर देखो पहली बात तो वॉइड होती है, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, वॉइड क्या होती है, जब आप एटम्स को अरेंज करते हैं तो बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं उसको हम बोलते हैं वॉइड। और बेटा ये जो वॉइड है ना, ये बहुत सारी तरीके की हो सकती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन है हम वही डिस्कस करेंगे। तीन इंपॉर्टेंट वन है, एक तो है टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, और तीसरी है क्यूबिक वॉइड। ठीक है, तो टोटल हमारे पास बेटा तीन तरह की वॉइड होती है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक। अब तीनों ही वर्ड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, पहले एक एक करके पॉइंट लिखेंगे। देखो टेट्राहेड्रल वर्ड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि ये जो वर्ड है ये कितने स्फीयर से मिलकर बनती है, ये टोटल 4 स्फीयर से मिलकर बनती है। ऐसी ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्फीयर्स एंड क्यूबिक वर्ड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 स्फीयर्स। ओके, दूसरी बात बेटा रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने ध्यान रखनी है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपके पास इफ इन अ पैकिंग, इफ इन अ पैकिंग टोटल एटम्स, बेटा जो अगर पैकिंग में टोटल एटम जो है वो n है, टोटल एटम्स आर n, तो उसमें जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगी, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर ना बेट क्वेश्चन आया हुआ। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स वुड बी 2 है, मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड हमेशा डबल होती हैं देन द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर मेकिंग द लैटिस। ठीक है, अच्छा ऑन द अदर हैंड जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं बेटा, इफ इन अ पैकिंग टोटल एटम्स आर n, तो बेटा जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगी, है ना, ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगी वो कितनी हो जाएंगी, दैट विल बी n। तो टेट्राहेड्रल वर्ड होंगी 2n और ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगी n। ठीक है ना, तो जितने एटम्स हैं उतनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती हैं, और जितने एटम्स हैं उससे डबल जो होती हैं वो होती है। इज इट ओके? अच्छा अब बात करते हैं क्यूबिक की। देखो क्यूबिक के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो क्यूबिक के लिए आपको इस तरह कोई डेटा नहीं है। अब आते हैं थर्ड इन्फॉर्मेशन। अब देखो थर्ड इन्फॉर्मेशन हमें स्टडी करनी है रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल वर्ड, वो है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो, तो बेटे टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए जो रेडियस रेशियो होती है वो होती है 0.225, यानी कि 0.225 का मतलब क्या ये है कि अगर आपके r एटम्स, अगर जो एटम्स है जिनका रेडियस r है, जो वो उस वर्ड को बनाएंगे, तो जो वर्ड बनेगी उसका जो रेडियस होगा वो होगा 0.225। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेडियस रेशियो। ठीक है ना, तो रेडियस रेशियो क्या होता है, अगर हम मान लेते हैं कि स्मॉल r जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होती है कि अगर आपके पास जो वॉइड है, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ वॉइड एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं रेडियस रेशियो ऑफ द वॉइड। ठीक है, तो अब देखिए अगर रेडियस रेशियो 0.225 है, इसका मतलब ये है कि जो वॉइड का रेडियस होगा वो एटम के रेडियस का 0.225 टाइम्स होगा सिर्फ फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। सिमिलरली फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये जो रेडियस रेशियो होता है फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिस रेडियस रेशियो इज 0.414। ठीक है, और बेटा जो क्यूबिक वर्ड होता है इसका लिए जो रेडियस रेशियो होता है वो होता है 0.7। तो ये जो रेडियस रेशियो है इसके ऊपर बेस्ड है कि क्वेश्चन अभी तक तो वैसे पूछा नहीं जाता ऐसे, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब जितना हमने पढ़ा है इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन आप लिख सकते हो, आपका जो 2019 का पेपर है ना, इसमें सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन ठीक ठाक आए हैं, राइट। तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं सॉलिड स्टेट के, पर फिर भी फटाफट हम देख लेते हैं। तो 2019 के पेपर खोलिए आप अपनी असाइनमेंट का, और क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर हम अभी डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ दिया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, जल्दी से हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि द एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर बना दिया, कोई लैटिस बना दिया बी ने, है ना, और ए ने क्या किया, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई किए। ओके, यस, ए प्राइम आंसर देयर टू, ऑलराइट, चेक कर लेते हैं, मुझे अभी एक्चुअली खुद आंसर नहीं पता है। व्हाइल ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड, तो स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेटालिक ऑक्साइड, तो अपने बोला स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो जिसने लैटिस बनाया, हम मान लेते हैं उसके एटम्स हैं, लेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी। देखो जो लैटिस बनाता है ना, हम उसके एटम्स मानेंगे ना, तो हम उसके एटम मान लेते हैं एन है। तो ऑब्वियसली बात है बेटे, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगी वो कितनी होंगी, अभी हमने डिस्कस किया ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं, जितने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं, उसका ट्वाइस 2n। तो अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, बी एटम्स n है और ए एटम्स ने क्या ऑक्यूपाई किया, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ए एटम्स कितने हो जाएंगे आपके पास, कहने से ए एटम्स आपके पास हो जाएंगे n/2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का हाफ। और बी एट और जो ऑक्सीजन एटम्स हैं, देखो ऑक्सीजन एटम्स ने क्या किया, दे हैव ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वर्ड, और कितनी ऑक्यूपाई की है, सारी। तो ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए, 2। तो आपके पास A इज टू B इज टू ऑक्सीजन एटम की रेशियो क्या आ गई आपके पास, N इज टू, सॉरी A एटम्स है n/2, B कितने हैं, B वुड बी N, एंड ऑक्सीजन कितना है, 2 है ना। तो जनरली पता है रेशियो में इस तरह की गलती हो जाती है, तो ये क्या आंसर आपका आ जाएगा, A 1 इज टू, रेशियो आ जाएगी 2:4, तो आंसर आ जाएगा AB2O4, है ना। तो हम देखें अगर यहाँ पे आंसर कौन सा मैच करेगा इसको, ऑप्शन 2 वुड बी द राइट आंसर। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन, तो इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया और प्रीवियसली भी ईयर्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके ऊपर भी बेस्ड है, एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो हम जल्दी से उनको भी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे सिंपल क्यूबिक लैटिस है बेटा, इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, है ना, जो रेडियस ऑफ एटम होता है, और अगर हम मान लेते हैं r इज द रेडियस ऑफ एटम और a इज द एज लेंथ, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में r और a में रिलेशन क्या होता है कि जो r है वो एज लेंथ का हाफ है। ऐसे अगर आप बीसीसी में देखेंगे तो रिलेशन क्या होता है कि जो r होता है वो √3a/4 होता है, और एफसीसी में क्या होता है, जो r है वो होता है a/2, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये डेटा के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन एक आप पूछा गया है, आप देखेंगे इसके अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 2019, है ना। आप देखिए पेपर, an element has face centered structure with a cell diagram of A, the distance between the center of two nearest tetrahedral words in the lattice। तो nearest tetrahedral words के बीच में रिलेशन पूछा। अब देखो tetrahedral words के पहले हम, हाँ, ये वाली चीज भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक जो क्यूब होता है उसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो देखो जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है इन अ क्यूब, इन अ क्यूब ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ होती है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है हमेशा बॉडी सेंटर एंड ऑल द एज सेंटर्स। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है, अगर आपको लैटिस एक एफसीसी लैटिस है, इन एफसीसी लैटिस, ठीक है, तो जबकि ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती हैं वो होती हैं बॉडी सेंटर के ऊपर और एज सेंटर्स के ऊपर, ऑलराइट। वेयर एज अगर आप बात करेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स की, तो बेटा टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ होती हैं, दे आर प्रेजेंट 2 ऑन ईच बॉडी डायग्राम। टू ऑन ईच बॉडी डायगोनल। और देखिए टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अगर 2 हर एक बॉडी डायगोनल पे होंगी, और बॉडी डायगोनल के भी कहाँ पे भी, विद 1/4 ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच एंड, विद 1/4 ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच एंड, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास ये एक बॉडी डायगोनल है, लेट्स सपोज ये आपका क्यूब है, ठीक है, ये आपका क्यूब है, और लेट्स सपोज ये आपका एक बॉडी डायगोनल है जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रहा है। तो जितनी इस बॉडी डायगोनल की लेंथ है उसका 1/4 डिस्टेंस यहाँ पे और 1/4 डिस्टेंस यहाँ से, है ना। यहाँ पर क्या होंगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स की लोकेशन है। तो देखिए टेट्राहेड्रल वर्ड की लोकेशंस के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन
पूछा गया है। तो ये जो वॉइड है ये काफी हॉट टॉपिक रहता है, इसमें से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो अब जो वॉइड्स की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी है इन द प्रीवियस स्लाइड, है ना, इन प्रॉपर्टीज को आप जरूर याद रखें, काफी ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ना, वॉइड्स हो गया। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो हमारा है डेंसिटी। तो बेटा देखिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स या क्रिस्टल्स हम कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स। तो डेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला रो इनटू जेड एम बाय एन नॉट इनटू ए, रो जेड एम अपॉन एन नॉट इनटू ए क्यू। तो बेटा देखो जिसमें z क्या होता है, z इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम है वो है z, है ना। m क्या होता है उनका एटॉमिक मास। ये होता है h। तो अगर आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे आपको आंसर हर साल यस बेटा आई एम सॉरी, थोड़ा आई थिंक नेटवर्क इशू हो गए थे। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि 2019 में जो डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन, अब देखो अब जब से एनटीए एग्जाम होने लग गया ना तो आजकल क्वेश्चन ये हर टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं, किसी ना किसी पेपर के अंदर किसी ना किसी टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैसे डेंसिटी में पहले तो कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, लेकिन इस बार देखिए 2019 के अंदर आप देखोगे पेपर, तो उसमें क्वेश्चन नंबर आप देखो 4, है ना। आउट ऑफ वेरियस एग्जाम्स एक एग्जाम में डेंसिटी का क्वेश्चन भी बना, तो डेंसिटी का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो डेंसिटी जब आपको दे रखी है केजी पर मीटर क्यूब में और क्यूबिक की एज लेंथ दे रखी है, तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड, तो आपने एम निकालना है ना। तो फेस सेंटेड है तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 4। तो आपको देखो सारी वैल्यूज दे रखी हैं, बस आपको एटॉमिक मास निकालना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, है ना। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, एम आपको पता करना है, एन नॉट तो पता है एवोगाड्रोस नंबर, है ना 6 × 10⁻23, और एज लेंथ आपको दे दी गई है, कितनी दे रही है 200 × √2 पिकोमीटर, ठीक है। और डेंसिटी भी आपको दे दी गई है 9 × 10⁻3, और उसके बाद तो बेटा आपने वैल्यू पुट करनी है और एम की वैल्यू निकालनी। तो ये क्वेश्चन 2019 के अंदर पूछा गया, है ना, और हर साल पूछा जाएगा। अब गारंटीड है कि किसी ना किसी पेपर में डेंसिटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा हर साल, ठीक है ना, चाहे वो अब 20 के अंदर भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, ठीक है। तो 20 के अंदर वैसे सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए हैं, तो लेकिन आ ही जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए डेंसिटी हो गया। अच्छा अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड सेल्स के ऊपर। देखिए कुछ ना लैटिसेस हैं जो कि स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है ना, आप नोट भी करते हैं बेटा साथ ही साथ। अब देखो स्टैंडर्ड लैटिसेस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड लैटिसेस वो लैटिसेस होते हैं कि जो कि, है ना, स्टैंडर्ड लैटिसेस क्या होते हैं, ये वो लैटिसेस होते हैं जिनको रेफरेंस लेके हम बाकी लैटिसेस के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम बात करें NaCl लैटिस, बेटा NaCl लैटिस को हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। और बेटा ये जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर हमें देखो क्या क्या पता होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड लैटिस के अंदर हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए एटम की प्लेसमेंट, और दूसरी बात है एटम का कोऑर्डिनेशन।
ठीक है, एक तो हमें पता होना चाहिए एटम्स की प्लेसमेंट और एक हमें पता होना चाहिए एटम्स का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में जो क्लोराइड आयन है ना, ये थोड़ा अब देखो याद रखने वाली बातें आएंगी, वो बनाते हैं एफसीसी लैटिस। मतलब कि क्लोराइड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, दे वुड बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस दे वुड बी प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें Na प्लस आयन की, सोडियम आयंस की, अब बेटा सोडियम आयंस जो है वो किस तरह का लैटिस बनाते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की जो पोजीशन है ना, वो मैंने आपको बताई थी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, दे आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर एंड दे आर प्रेजेंट एट द एज सेंटर्स। तो अगर हम इस लैटिस को ड्रॉ करें है ना, तो इस लैटिस का स्ट्रक्चर कैसा सा होगा, इट वुड बी हैविंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोराइड आयन बनाएंगे लैटिस कहाँ का भी प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे इस तरीके से और फेस में इस तरीके से, है ना। ये तो हो गया आपके क्लोरीन एटम्स। और जो सोडियम आयंस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दे वुड बी प्रेजेंट एट द एज सेंटर्स। देखो ये एज सेंटर्स है, हर एक एज के सेंटर, ठीक है ना। और कहाँ पे मैंने बोला बॉडी के सेंटर पे, तो बॉडी का सेंटर होगा यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा NaCl का। अच्छा अब देखो मैंने आपको दूसरा पॉइंट क्या बोला जो आपको याद करना पड़ता है, वो है इनका कोऑर्डिनेशन। तो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप क्लोराइड आयन का देखेंगे तो क्लोराइड आयन का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे सोडियम आयंस का तो वो भी हो जाएगा 6। तो यहाँ पे दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक जो क्लोराइड आयन है इट विल बी सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस। तो क्लोराइड आयन का जो नियरेस्ट नेबर होंगे, नेबर्स होंगे वो सोडियम आयंस होंगे, और वो भी कितने 6। ऐसी एक जो सोडियम आयन है इसके नियरेस्ट नेबर्स क्या होंगे, क्लोराइड आयंस, है ना। उसको 6 क्लोराइड आयन टच कर रहा होगा, तो क्लोराइड को सोडियम टच कर रहा होगा, सोडियम को क्लोराइड टच कर रहा होगा, कितने कितने 6। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है NaCl स्ट्रक्चर। और ये NaCl टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत सारे लैटिसेस का होता है। रादर आप कह सकते हो जितने भी एल्कली मेटल्स के हैलाइड हैं, चाहे वो KCl हो, KBr हो, सोडियम ब्रोमाइड हो, पोटेशियम आयोडाइड हो, है ना, एटसेट्रा, ये सारे सबका जो स्ट्रक्चर है ये NaCl टाइप होता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। इन द सिमिलर वे जो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चर होता है बेटा वो होता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। बेटा जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर किसका होता है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या क्या होता है, इसमें हम एटम्स की अगर पोजीशन देखें तो बेटा इसमें एटम्स की पोजीशन क्या होती है कि जो सल्फाइड आयंस हैं वो बनाते हैं अगेन अपना एफसीसी लैटिस। एफसीसी लैटिस का मतलब क्या है कि दे वुड बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस एट द फेस सेंटर्स। ठीक है, और जो आपके जिंक आयंस हैं, जिंक आयंस क्या करते हैं बेटा, जिंक आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये करते हैं ऑक्यूपाई alternate tetrahedral voids, alternate tetrahedral voids। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि सल्फाइड आयंस एफसीसी लैटिस में होते हैं और जिंक आयंस ऑक्यूपाई करते हैं alternate tetrahedral void। तो इनमें इनका जो स्ट्रक्चर है बेटा इसमें आप देखोगे कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, देखिए अगला पॉइंट क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो सल्फाइड आयंस का होगा वो कितना हो जाएगा, वो होता है बेटा 4। और जो जिंक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा वो भी 4 होता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि एक जो सल्फाइड आयन है इट विल बी सराउंडेड बाय 4 जिंक आयंस, ठीक है, एंड 1 जिंक आयन विल बी सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिंक प्लांट। प्लीज नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा इसमें एक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताने वाला हूँ, वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के बारे में है जो आई थिंक मैंने मिस कर दिया आपको बताना। वो स्ट्रक्चर पॉइंट ये है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो एक एज लेंथ होती है, हाँ जी, एक जो एज लेंथ होती है, एक जो एज लेंथ होती है यहाँ पे ए, है ना, ये किसके बराबर होती है, एज लेंथ वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, इसके बराबर होती है एज लेंथ। ठीक है, इसको नोट करिए।
ओके चलिए, अच्छा अब थर्ड स्ट्रक्चर पे आते हैं बेटा। थर्ड जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है सीजियम आयोडाइड स्ट्रक्चर या सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। ये भी बेटा एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है सीजियम क्लोराइड। इसमें भी क्या होता है देखिए, इसमें जब वो क्लोराइड आयन है, देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर में क्या होगा, क्लोराइड आयन बनाते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल मतलब क्या होगा, क्लोराइड आयन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ओनली एट द कॉर्नर्स। ओके, और जो यहाँ पे सीजियम आयंस है बेटा, सीजियम आयन जो होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये बनाते हैं, दे विल बी प्रेजेंट एट क्यूबिक वॉइड। ये क्यूबिक वॉइड में प्रेजेंट होगा। क्यूबिक वॉइड का मतलब क्या हुआ, बॉडी सेंटर। देखो क्यूबिक वॉइड होती है बॉडी के सेंटर, क्यूब के सेंटर, ठीक है। तो अगर आप सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो इसको तो हम थोड़ा 2D में बना के इमेजिन कर भी सकते हैं। या देखिए जिंक सल्फाइड को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने जिंक सल्फाइड के बारे में आपको कोई इमेजिन नहीं करवाया स्ट्रक्चर। तो बेटा इसमें सल्फाइड आयन कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे, है ना, एंड एट द बॉडी सेंटर्स, ठीक है। तो दीज आर द सल्फाइड आयंस। और जो आपका सीजियम आयन होगा इट वुड बी प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, यहाँ पे बस। तो ये स्ट्रक्चर होता है। ओह आई एम सॉरी, मैंने थोड़ी गलती कर दी। क्लोराइड आयन तो सिंपल क्यूबिक लैटिस बना रहे हैं ना हम लोग, एफसीसी बनाते हैं उनका, आई एम सॉरी। तो अगर हम लैटिस बनाएंगे तो जल्दी से बना लेते हैं। तो क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे एट द कॉर्नर्स, ठीक है ना, और जो सीजियम है वो प्रेजेंट होगा एट द बॉडी सेंटर। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और रही बात बेटा इनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स की, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्लोराइड आयन का भी होता है 8 और सीजियम आयन का भी होता है 8, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है सीजियम क्लोराइड का। तो ये तो है कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ना, अब देखो अभी तक आपने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े हैं उसमें कैटायन एंड आयन की रेशियो क्या है, 1:1 है। लेकिन अब क्या होगा, कैटायन आयन की रेशियो 1:1 नहीं रहेगी। तो अगला जो स्ट्रक्चर आता है बेटा उसका नाम है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। बेटा फ्लोराइड किसको बोलते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड को। तो बेटा कैल्शियम फ्लोराइड में क्या कहा, एटम्स कैसे प्लेस्ड होते हैं, देखिए बेटा इसमें जो कैल्शियम आयंस है दे मेक देयर एफसीसी लैटिस, मतलब कि दे वुड बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस एट द फेस सेंटर्स, ठीक है। और जो फ्लोराइड आयन होते हैं, है ना, वो प्रेजेंट होते हैं एट द टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। देखो टेट्राहेड्रल बॉन्ड मैंने बताई थी ना आपको भी कि बॉडी डायगोनल्स के ऊपर होती है, तो 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल। ओके, तो ये इनका प्लेसमेंट होती है एटम्स की। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होता है देखिए बेटा, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ऑफ फ्लोराइड आयन वो तो रहता है 4, जबकि जो कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा वो हो जाता है 8। तो ये थोड़ा सा ना आपको याद रखना पड़ेगा किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। वैसे आप जनरली इस तरह से याद रख सकते हो कि जिस रेशियो में एटम्स प्रेजेंट है, जैसे कैल्शियम इज टू फ्लोरीन की रेशियो 1:2 है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर की रेशियो हमेशा उल्टी होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की रेशियो क्या हो जाएगी, 2:1। तो वो कैल्शियम 8 है तो फ्लोराइड 4, ठीक है ना। तो जिस रेशियो में वो प्रेजेंट होते हैं, अगर वो A:B की रेशियो में प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर की रेशियो B:A हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ऐसे हम बात कर सकते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर की। एंटी फ्लोराइड बेटा, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में हम जनरली जो स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं Na2O का स्ट्रक्चर, सोडियम ऑक्साइड। तो एंटी फ्लोराइड देखो नाम से पता लग रहा है कि बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है फ्लोराइड, इसका उल्टा होने वाला है। मतलब जो काम फ्लोराइड में कैटायन कर रहा है वो काम फ्लोराइड में, एंटी फ्लोराइड में करेगा अनायन।
तो बस कैटायन आयन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखिए इसमें जो अनाइन है, ऑक्साइड अनाइन है ना, वो क्या करेगा, इट विल फॉर्म एफसीसी लैटिस, यानी कि वो प्रेजेंट होगा कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। और जो आपका सोडियम आयन है ना, वो ऑक्यूपाई कर लेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वो सारी की सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, यहाँ पर भी वॉइड्स देख लेते हैं, में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जहां तक कोऑर्डिनेशन नंबर की रेशियो है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी यहाँ पे, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो ऑक्साइड आयन का है ना, क्योंकि वो उसका हो जाएगा 8, ठीक है। और जो सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाता है बेटा यहाँ पे 4। तो आप देखेंगे जिस रेशियो में एटम्स प्रेजेंट है 2:1, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका ऑपोजिट है 1:2। ओके, तो थोड़ा सा आपको ना ये याद रखना पड़ेगा, इस रेशियो में एटम प्रेजेंट होते हैं उसके ऑपोजिट रेशियो में ही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमेशा, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ आपके स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स। अब देखिए इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास आता है फ्रॉम दिस चैप्टर है ना, वो अगले टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स। तो देखो वैसे तो डिफेक्ट्स बहुत सारे हैं, हम अगर जल्दी से रिकॉल करना चाहें ना तो बहुत आराम से रिकॉल भी किए जा सकते हैं। देखो डिफेक्ट्स वैसे होता क्या है, अभी हमने पढ़ा कि एटम जो होते हैं दे आर प्लेस्ड इन देयर पोजीशन, जिनको हम लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज और ड्यू टू सम अदर रीजंस, ये एटम्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशन से निकल जाते हैं। तो जब ये अपने लैटिस की पोजीशन से निकल जाएंगे तो वहां पे क्रिएट हो जाते हैं डिफेक्ट। अब बेटा ये जो डिफेक्ट्स हैं, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटम्स है ना फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट्स। ये हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए। ओवरऑल दिस डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होते हैं बेटा स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होता है नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। स्टोशियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, जिसमें जो कैटायन और अनायंस की रेशियो है वो हमेशा सेम रहती है। तो क्योंकि कैटायन अनायंस की रेशियो सेम रहती है तो इसलिए फॉर्मूला उनका हमेशा सेम रहेगा इस डिफेक्ट्स के होने, यानी कि एटम्स के अपनी पोजीशन पे निकल जाने के बाद भी जो रेशियो है एटम्स की कैटायन अनायन की वो हमेशा सेम रहती है। तो ऐसे डिफेक्ट्स को बोलते हैं हम स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में आप लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ आयंस रिमेन सेम, ठीक है। जबकि नॉन स्टोशियोमेट्रिक में क्या होगा, रेशियो ऑफ आयंस डिफर। तो बेटा आप सोच सकते हैं अगर रेशियो ऑफ आयन डिफर कर जाएगी तो फिर तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो फॉर्मूला है वो थोड़ा मोल्ड हो जाता है, चेंज हो जाता है इस डिफेक्ट के आने के कारण, क्योंकि रेशियो वो नहीं रहती। चलिए अच्छा, हम स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट देखें बेटा। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने होते हैं बेटा, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट दो होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। क्योंकि जो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है बेटा ये दो तरीके के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स है ना। एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो अभी मैंने बताया कि रेशियो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो बेटा रेशियो दो तरीके से चेंज होगी ना, या तो मेटल बढ़ जाएगा मतलब कि कैटायन बढ़ जाएंगे, या फिर क्या हो सकता है मेटल डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि मेटल कम रह जाएगा, यानी कि अनायन बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेटल जो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है भी दो तरीके से हो सकता है, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट। अभी जो मेटल एक्सेस है ये भी दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से कैसे होगा, या तो क्या होगा कि अनायन वैकेंसी हो जाएगी। अनायन वैकेंसी का मतलब क्या है कि अनायन कम हो जाएंगे, अनायन अपनी पोजीशन को छोड़ के चले जाएंगे और कैटायन वहीं पे रहेंगे। तो जिससे क्या होगा कि मेटल बढ़ जाएगा, यानी कैटायंस बढ़ जाएंगे कंपैरेटिवली। अच्छा दूसरा कैसे हो सकता है, मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है कि एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए बाहर से, एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई द लैटिस, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो इससे भी क्या होगा, कैटायन आपका बढ़ जाएगा। तो दीज आर टू वेज। सिमिलरली जो मेटल डेफिशिएंट है ये भी दो तरीके से हो सकता है ना। एक तो कैटायन वैकेंसी जो कि मैं है ना, और एक होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा अनायन। बेटा जो एक्स्ट्रा अनायन वाला है ये तो आज तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं है एक्स्ट्रा अनायन वाला, बिकॉज अनायन तो बहुत बड़े होते हैं तो उनके एक्स्ट्रा एटम्स को आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जबकि जो कैटायन है वो तो छोटा होता है, तो वो तो क्या जब आएगा तो कहीं ना कहीं वॉइड में आके सेट हो जाएगा,
लेकिन अनायन को वॉइड में आके सेट नहीं हो पाता, इसलिए दिस डिफेक्ट हैज नॉट बीन सीन एनीवेयर टिल नाउ, अभी तक हमने देखा नहीं है डिफेक्ट वाला, इट इज जस्ट एग्जिस्टिंग थ्योरीज। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट की। चलिए इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, चलिए अब हम बात करते हैं कौन से डिफेक्ट की, शॉर्ट की डिफेक्ट की। तो जल्दी से बेटा इसको शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट है ना, दोनों को देख लेंगे, एक ही डायग्राम के अंदर बनाएंगे। तो देखिए जैसे अगर हम वेल प्लेस्ड एक लैटिस की बात करें जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो बेटा डिफेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि जो केटायन आयन है वो अल्टरनेट पोजीशन पे ऐसे प्रेजेंट होंगे। दिस इज अ परफेक्ट लैटिस, जहाँ पे केटायन को होना चाहिए वहाँ पे केटायन है, और जहाँ पे अनायन को होना चाहिए वहाँ पे अनायन है। ठीक है, ये है एक परफेक्ट लैटिस हमने बना लिया। अब देखो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, ड्यू टू सम चेंजेस, इट मे बी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर और इट मे बी बिकॉज ऑफ कंडीशंस क्रिएटेड बाय अस, है ना। तो क्या हो सकता है कि अगर आप हीट करो या कुछ हो तो इससे क्या होगा कि जो अनायन है, अनायन अपनी पोजीशन को छोड़ के चला जाए। ठीक है, तो अनायन अपनी पोजीशन को छोड़ के जाएगा तो फॉर्मूला को सेम देखो, लैटिस ने तो न्यूट्रल रहना है, तो न्यूट्रल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर अनायन गया है तो कटायन को भी जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, जैसे अनायन चला गया तो उसके नेबरिंग कोई कटायन प्रेजेंट है तो वो कटायन भी चला गया, इस तरीके से। तो इससे क्या हो गया, कैन यू सी वैकेंसीज क्रिएट होगी, जहाँ पे एटम्स होना चाहिए वहाँ पे एटम्स नहीं है, तो एक डिफेक्ट है ये। और लेकिन इस डिफेक्ट में खास बात ये है कि जितने कटायन गए उतने ही अनायन गए हैं। तो अगर कटायन एनायन सेम जाएंगे तो कैन से उनकी जो रेशियो होगी लैटिस के अंदर तो सेम ही रहेगी। तो इसलिए ये जो डिफेक्ट है इट इज अ स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है ना, ये जो डिफेक्ट है इट इज अ स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसमें रेशियो हमेशा सेम रहती है, बस होता क्या कि इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन लीव द लैटिस। तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायन अनायन लीव लैटिस। ठीक है, तो बेटा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक तो इसमें डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज देखो वॉल्यूम तो उतनी है लेकिन उसमें मास कम हो गया, एटम्स चले गए हैं तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, और दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इसमें जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है शॉर्ट की डिफेक्ट। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। ठीक है, बट फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, देखो फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए हम दोबारा से वही परफेक्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे कोई से केटायन है और ये अनायन है, इट इज अ परफेक्ट क्वेश्चन। तो हमने हीट किया और सम अदर कंडीशंस के कारण क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ जो एटम्स है ना, केटायन, सिर्फ केटायन, वो अपनी साइड छोड़ के चले गए। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन छोड़ दी। तो जैसे कि वो यहाँ से लेट्स को अपनी पोजीशन छोड़ दी, खाली कर दी, और उन्होंने क्या किया, दे मूव टू सम अदर पोजीशन, जैसे यहाँ पे चले गए। तो बेटा अगर वो किसी और पोजीशन में जाके ऑक्यूपाई कर जाएंगे तो तब भी रेशियो तो सेम ही रहेगी केटायन एनायन की, है ना, बस एटम शिफ्ट ही तो किया है, तो इसलिए रेशियो सेम रहते। तो ये भी एक स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई लीव नहीं किया है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें अगर आप डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी तो सेम रहेगी, है ना। और क्योंकि आयन लेकिन अब मूव कर गया है तो आप कह सकते हैं वैकेंसीज क्रिएट हो गई है, और इन वैकेंसीज के कारण क्या होता है, जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जस्ट केटायन शिफ्ट टू अदर साइड्स, अदर वेकेंट साइट, इसको हम बोलते हैं फ्रैंकल। अब दोनों में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है बेटा, वो ये है कि जो शॉर्ट की डिफेक्ट है बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, ये उन लैटिसेस के अंदर होता है जिनमें जो रेडियस रेशियो है वो 0.414 से बड़ी होनी चाहिए। जिन जिन लैटिसेस के अंदर रेडियस रेशियो यानी कि केटायन और अनायन की जो रेशियो है, रेडियस रेशियो को आयनिक क्रिस्टल में हम केटायन और अनायन की रेशियो भी बोलते हैं, क्योंकि देखो जो अनायन है
जस्ट मोमेंट, है ना, रेडियस रेशियो को केटायन बाय एनायन की रेशियो भी बोलते हैं, क्योंकि जो केटायन है वो तो हमेशा आपको पता वॉइड के अंदर ही आता है, तो वॉइड की रेशियो को ही केटायन की रेशियो रेडियस भी बोल दिया जाता है। तो हाँ, एनीवेज, तो जो रेडियस रेशियो है वो अगर 0.414 से बड़ा है तो जनरली उसके अंदर शॉर्टकट इफेक्ट देखा जाता है। अगर एक और, अगर रेडियस रेशियो 0.414 से कम है तो जनरली उसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है AgBr। बेटा AgBr एक ऐसा मॉलिक्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों तरह के डिफेक्ट दिखाता है, शोज बोथ डिफेक्ट। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी में फैक्ट है, तो कई बार आपको जेईई मेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो लैटिस है वो दोनों तरह के डिफेक्ट दिखा सकता है, तो आपको याद रखना कि वो AgBr होता है। ओके, तो शायद इसका कारण ये होगा कि AgBr में जो रेशियो है वो एग्जैक्टली 0.414 के आसपास ही होगी, तो वो फ्रैंकल भी दिखा देता होगा और शॉर्ट की भी दिखा देता होगा। ठीक है, तो ये है बेटा चैप्टर सॉलिड स्टेट। और देखिए सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो जितना हमने पढ़ा है अगर आप उसको एक बार रख लेंगे अच्छे से, एक बार याद कर लेंगे अच्छे से, समझ लेंगे, तो फिर आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट लगेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। बेटा हमारा अगला जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है सरफेस केमिस्ट्री। आज हमें सरफेस केमिस्ट्री, देखो दोनों टॉपिक ऐसे हैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं, तो मैं इसलिए दोनों को एक ही क्लास में कवर अप कर रहा हूँ। तो दूसरा जो टॉपिक है बेटा करने वो है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए सरफेस केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। बेटा इसमें पहला जो टॉपिक है ना, वो है एड्सॉर्प्शन। तो बेटा आपको पता है एड्सॉर्प्शन तो क्या हुई होती है, एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि किसी सरफेस के ऊपर, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, उसके ऊपर जब कोई मॉलिक्यूल्स आके लग जाते हैं, जैसे ये एक सॉलिड की सरफेस है और इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स आके चिपक गए है ना, अटैच हो गए, तो इस चीज को हम बोल देते हैं एड्सॉर्प्शन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, यानी कि मॉलिक्यूल जस्ट अटैच्ड होता है सरफेस। और जो मॉलिक्यूल अटैच होते हैं सिर्फ सरफेस पे उनको तो हम बोलते हैं एड्सॉर्बिट। और जो सरफेस होती है ना, जिस सब्सटेंस की सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। ओके, तो एड्सॉर्बेंट पे जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जो एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल है वो चिपक जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो बेटा फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो बेटा गैस की नेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं ये? देखो जनरली ये देखा गया है कि जो गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, गैसेस हैविंग हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना, दे एक्ट एज गुड एड्सॉर्बेंट। वो अच्छे एड्सॉर्बेंट की तरह काम करते हैं, मतलब कि वो ज्यादा जो है सरफेस के ऊपर आके चिपक सकते हैं, ठीक है ना, या अटैच हो सकते हैं। तो गैस कैसी होनी चाहिए बेटा? गैस ऐसी होनी चाहिए जिनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा हो। अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, तो वो ज्यादा अच्छे एक एड्सॉर्बेंट की तरह काम कर सकते हैं। और दूसरा जो फैक्टर बेटा जिसपे डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। देखिए आप खुद ही सोच के देखिए। ऑलराइट, क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना, इट इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। वैसे ही होता क्या, ये वो टेम्परेचर है जहां तक गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो वैसे अगर हम इसको लेमन लैंग्वेज समझे तो आप कह सकते हो इट इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम अगर कहना चाहें मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो वी कैन से उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, हम ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो फैक्टर है बेटा उसका नाम है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे ना तो जो एड्सॉर्प्शन है, आप सोच के देखिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा। जस्ट इमेजिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कहने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगी।
और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस, तो जिससे क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, थर्ड जो पॉइंट है जिस पे एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है वो है प्रेशर। ठीक है। अब देखिए प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, अगर आप गैस का प्रेशर, आप सोचिए यहाँ पे इस एरिया में गैस का प्रेशर बढ़ा दें तो कहने से गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा सरफेस के पास में आएंगे। तो यदि ज्यादा सरफेस के पास में आएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स तो ज्यादा एड्सॉर्ब होंगे, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगे। तो यही कारण है कि प्रेशर बढ़ाने पे जनरली जो एड्सॉर्प्शन होती है वो बढ़ती है। ठीक है। अब ये जो एड्सॉर्प्शन है ना, ये तो हो गए फैक्टर्स, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो 3 फैक्टर हम लोगों ने पढ़े हैं, है ना। एक तो है नेचर ऑफ गैस, गैस कैसी होनी चाहिए, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा है प्रेशर, एक और भी हम लिख सकते हैं वो है सरफेस एरिया। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे। ठीक है ना, तो हायर द सरफेस एरिया तो एड्सॉर्प्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस तरह से आप लोग फैक्टर बना सकते हैं ना, बट मेनली जो है वो 3 फैक्टर यही है जो हमने पढ़े। आगे आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब बेटा एड्सॉर्प्शन कितनी तरह की होती है ना। अब देखो एड्सॉर्प्शन जो होती है मेनली 2 तरह की होती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन। वो है फिजिसॉर्प्शन, एक होती है केमिसॉर्प्शन। ठीक है, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। अब बेटा देखो फिजिसॉर्प्शन क्या होती है, देखो फिजिसॉर्प्शन में क्या होता है, जो फोर्सेस होती हैं वो होती है वैन डर वाल्स फोर्सेस, मतलब कि बहुत ही वीक फोर्सेस से मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। और जो कि केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, देखो केमिकल बॉन्ड, यहाँ पे तो केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, यानी कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में क्या बन जाता है, यहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है। फिजिसॉर्प्शन में क्या होता है, सिंपल वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। तो यही कारण है कि देखो फिजिसॉर्प्शन की जो डेल्टा एच है ना, वो होता है अराउंड -20 टू -40, -20 टू -40 किलो जूल पर मोल इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। तो बहुत ही वीक होती है फोर्सेस ये। जबकि अगर आप केमिसॉर्प्शन की बात करेंगे, इसका डेल्टा एच थोड़ा याद रखना, ये होता है अप्रोक्सीमेटली -40 से लेकर अराउंड 100 किलो जूल पर। तो मतलब कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है तो डेल्टा एच इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। इज इट फाइन? अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इसके रिगार्डिंग एड्सॉर्प्शन फिजिसॉर्प्शन आप याद रख सकते हो वो ये है कि इट इज अ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फिनोमिना। इट इज अ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फिनोमिना। और जो आपका केमिसॉर्प्शन है बेटा, ये है यूनिमोलिकुलर लेयर फिनोमिना। बेटा यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या हो गया कि लेयर एक ही बनेगी, है ना। मतलब क्या होगा, देखो फिजिसॉर्प्शन में क्या होगा कि जैसे आपके पास ये लेयर बन गई मॉलिक्यूल्स की, तो ये मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, ऊपर और मॉलिक्यूल को खींचेंगे तो और मॉलिक्यूल नीचे रुक जाएंगे, तो आप कह सकते हैं मल्टीपल लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन केमिसॉर्प्शन में क्या होना है, केमिकल बॉन्ड बनना है। तो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट में तो एक ही बार केमिकल बॉन्ड बनेगा ना, उसके बाद तो ऊपर एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल आ गए, तो वो तो केमिकल बॉन्ड और एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल के साथ नहीं बनाएंगे, है ना, क्योंकि वो तो एड्सॉर्बेंट के साथ बना सकते हैं, वो सरफेस पूरी फिल हो गई। तो इसलिए एक ही लेयर बनती है केमिसॉर्प्शन में। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वो हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बीच में। देखो जो एड्सॉर्प्शन है जिसको हम एक्स बाय एम से मेजर करते हैं, तो फिजिसॉर्प्शन में तो क्या होता है, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एड्सॉर्प्शन कम होती है, ग्राफ ऐसा बनता है। लो टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन ज्यादा, हाई टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन कम, जो कि हमने पढ़ा भी था, टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर आप बात करोगे केमिसॉर्प्शन में, बेटा केमिसॉर्प्शन में जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि पहले टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन बढ़ती है फिर कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका कारण ये है, पहले बढ़ती है, देखो कम तो होनी ही है टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन बढ़ क्यों रही है शुरू में, बेटा शुरू में वो इसलिए बढ़ती है बिकॉज जो इनिशियल टेम्परेचर आप देते हो, इट एक्ट एज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि बॉन्ड को बनने के लिए तो थोड़ी एनर्जी चाहिए। तो जो इनिशियल टेम्परेचर है वो बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। तो पहले बॉन्ड बनेंगे, एक टेम्परेचर तक बॉन्ड बनेंगे, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये केमिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन, कई बार इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। थोड़े से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, अब इसमें इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लोइड्स। हाँ बेटा, यस, ऑलराइट, चलिए। हाँ जी, तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है क्लोइड्स। अब देखिए, क्लोइड्स को ना थोड़ा समझना, मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे इसके समझने में इसके कोई मतलब है नहीं ज़्यादा इस टाइम पे तो, पर फिर भी चलो जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, जैसे आपके पास ये नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन मैंने बनाई है रेडियस की, रेडियस ऑफ किसकी, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की। आपके पास सोल्यूशन है ना, जैसे सोल्यूशन में आपको पता है ना, दो चीजें होती हैं, हमने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। ठीक है, तो ये हम जो रेडियस लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो बेटा, सोल्यूट मॉलिक्यूल का जो रेडियस होता है, अगर ये रेडियस 10⁻⁻⁹ मीटर्स से कम हो, यानी कि इस रीजन में लाई करता हो रेडियस, है ना, तब तो ये जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, यानी कि जो डिसॉल्व हो रखे मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट विजिबल टू अस, ये हमें दिखेंगे ही नहीं। ठीक है ना, बिकॉज ये हमारी विजिबल रेंज से भी छोटे हो चुके हैं। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल जिनको हम नहीं देख सकते हैं, तो इस ऐसे मॉलिक्यूल अगर डिसॉल्व होते हैं, तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। और ये ट्रू सॉल्यूशन आपको कब मिलते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे आपने शुगर को डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर, तो देखो अगर आप एक गिलास में शुगर को डिसॉल्व कर देंगे, तो शुगर जब डिसॉल्व हो जाएगी, आपको दिखेगी नहीं ना शुगर के मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल आपको उनको बिल्कुल भी पता भी नहीं लगेगा कि शुगर डिसॉल्व हो रखी है। तो इस तरह के जो सोल्यूशन होते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही अगर आप वाटर के अंदर थोड़ा सा इथेनॉल डाल दो, तो बेटा इथेनॉल अगर आप डाल दोगे, आपको दिखेगा ही नहीं इथेनॉल डाला हुआ, है ना, तो वो क्या बन गया, एक ट्रू सोल्यूशन बन गया। ऑन द अदर हैंड बेटा, अगर आपकी जो मॉलिक्यूल का साइज है वो 10⁻⁻⁶ से बड़ा हो, 10⁻⁻⁶ मीटर्स से बड़ा हो, मतलब कि वो यहाँ पर लाई करता हो, इससे बड़ा हो, तो बेटा अगर साइज 10⁻⁻⁶ मीटर से बड़ा होता है, 1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है, तो माइक्रोमीटर वाले पार्टिकल ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं, दे आर विजिबल टू अस। ठीक है, और जनरली इस तरह के सोल्यूशन आपको मिलते हैं, जैसे कि ये बड़े ओपेक होते हैं, ये बिकॉज उनके पार्टिकल हमें डायरेक्टली दिख रहे होते हैं, जैसे सैंड या क्ले। बेटा क्ले जो वाटर में डिसॉल्व होती है ना, तो हमें क्लियरली दिखते हैं उनके पार्टिकल्स, तो इनको हम बोलते हैं क्या, इस तरह के सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे सस्पेंशंस। सस्पेंशंस, ठीक है। और अब बचते हैं जिनका साइज 10⁻⁹ मीटर से ज्यादा हो और 10⁻⁻⁶ मीटर से कम। तो बेटा अगर ऐसे सोल्यूट पार्टिकल्स आपके पास होंगे जिनका साइज 10⁻⁻⁶ मीटर से कम होगा और -9 मीटर से ज्यादा होगा, तो ऐसे सोल्यूट पार्टिकल्स को हम बोलते हैं, वी कॉल देम क्लोइड्स। तो क्लोइड्स में से कैसे सोल्यूट पार्टिकल्स हैं जिनका जो साइज है वो -6 और -9 के बिल्कुल बीच में लाई करता है। ठीक है ना, तो बस आप कह सकते हैं ये ऐसे स्टेट है मैटर की जिनमें साइज इतना होता है, इस रेंज के अंदर लाई करता है। और इसकी खास बात ये है कि ये सोल्यूशन में डिसॉल्व भी हो जाएंगे और ये पार्टिकल हमें इंडिविजुअल दिखेंगे भी नहीं, बट ओवरऑल हमें दिख भी रहेंगे। ये इनकी खास बात है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अब देखिए मिल्क जानते हैं आप, मिल्क, अब मिल्क के अंदर क्या, आपको पता है फैट इसके अंदर डिसॉल्व हो, आपको व्हाइट कलर का फैट क्लियरली दिख रहा है ना, लेकिन आपको उसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं दिखेंगे, राइट। तो इस तरह के जो सोल्यूशन होते हैं वो होते हैं क्लोइड। जैसे आप इसका एग्जांपल हम और लेते हैं, रूह अफ़ज़ा। बेटा रूह अफ़ज़ा को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, क्लियर सोल्यूशन बन, क्लियर सोल्यूशन सॉरी रेड कलर का सोल्यूशन बन जाता है। तो आपको पता है कि रेड कलर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन आपको इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं दिखता। तो कलेक्टिव वे में आपको दिखते हैं लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं दिखता। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं क्लोइड्स।
इज इट ओके? तो जैसे अब मैं इसका आपको थोड़ा फटाफट करें कि अगर पानी के अंदर आपने डिसॉल्व कर दिया शुगर, तो आपको दिखेगा भी नहीं कि शुगर डिसॉल्व है कि नहीं, है ना? तो उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। अगर आप उसमें डिसॉल्व कर दोगे सैंड, तो सैंड के पार्टिकल आपको क्लियरली दिखेंगे, है ना? तो वो बन जाएगा सस्पेंशन। और इनके बीच में लाई करते हैं क्लोइड्स। क्लोइड जैसे मिल्क एक क्लोइड है, ठीक है ना? तो आई होप आपको क्लोइड की पिक्चर दिमाग में क्लियर होगी होगी। तो बेटा इसमें आपको जो पार्टिकल का साइज है, ये रेंज आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जब ये क्लोइड्स होता है ना, इन क्लोइड्स जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट को आप सोल्यूट नहीं बोलते हो, सोल्यूट को बोलते हो डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है? और बेटा जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट को सॉल्वेंट नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है? थोड़ा सा ये कुछ टर्म्स है जो हम याद रखेंगे क्लोइड्स को फर्दर डिस्कशन करने के लिए, ठीक है? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, दो तरह के इसमें चीजें होती हैं क्लोइड के अंदर। अब बेटा जो क्लोइड है, इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, इनको क्लासिफाई कर बेटा, इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है ना, ये की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज की क्या फिजिकल स्टेट है, ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आपको सारी क्लासिफिकेशन तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको कुछ, आपको ये एनसीईआरटी के अंदर पूरा टेबल मिल जाएगा, ठीक है ना? तो लेकिन मैं आपको थोड़ी सी आइडिया देता हूँ उसका, ताकि आपको समझ आना स्टार्ट हो जाए। तो बेटा देखो, डिस्पर्जन मीडियम जो होता है ना, जैसे अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम हो स्मोक, डस्ट या बर्न सूट, है ना? तो जब किसी कोल को बर्न करते हो तो सूट जो निकलता है उसमें से, है ना? अगर वो है डिस्पर्जन मीडियम, और डिस्पर्स्ड फेज है आपका एयर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मैं इसको ऊपर चेंज कर देता हूँ। डिस्पर्स्ड फेज है आपका स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, और डिस्पर्जन मीडियम है आपका एयर। तो बेटा एयर में जो डस्ट पार्टिकल फैले हुए होते हैं, ये भी एक सोल बनाते हैं, है ना? इनको हम क्या बोलते हैं? एरोसोल्स। एयर के अंदर सोल होते हैं बने, ठीक है ना? ऐसी मिल्क जो है बेटा, मिल्क में क्या होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है वो होता है लिक्विड, है ना, फैट, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? वाटर। तो वाटर के अंदर फैट डिसॉल्व होता है ना? तो ये भी एक क्लोइड बन जाता है ना? इसका एग्जांपल है मिल्क। और इस तरह के क्लोइड्स को हम बोलते हैं इमल्शंस, ठीक है ना? इसमें फैट भी लिक्विड स्टेट में होता है और वाटर भी लिक्विड स्टेट में होता है, तो इनको हम बोल देते हैं इमल्शंस, है ना? इस तरह से आप देखेंगे आपको एक पूरा टेबल मिल जाएगा इन योर एनसीईआरटी। तो इसमें दो तीन टाइप के जो क्लोइड्स हैं, उनके डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम आपको याद रखना है। एक तो मैंने बताया आपको इमल्शन। तो इमल्शन क्या होता है? लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन इज लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है? और एक होता है जेल, ठीक है? तो बेटा जो जेल होता है, जेल्स होते हैं लिक्विड इन सॉलिड्स, ओके? तो ये कुछ डिस्पर्जन मीडियम्स हैं, इनको आपने याद रखना है। यस, आई एम सॉरी। हाँ, तो लिक्विड इन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? जेल्स। तो ये देखिए, ये इनकी क्लासिफिकेशन है। अच्छा, ये तो की पहली क्लासिफिकेशन, ये किसके बेसिस पे है कि डिस्पर्स्ड फेज और मीडियम की क्या फिजिकल स्टेट है। अच्छा, दूसरी जो क्लासिफिकेशन है बेटा, वो है ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। देखो, अट्रैक्टिव फोर्सेस के बेसिस पे भी होते हैं, है ना? अट्रैक्टिव फोर्स के बेसिस पे क्या होंगे? पहला होगा लायोफोबिक,
बेटा देखो लायोफोबिक के अंदर क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती हैं, रादर आप कह सकते हो रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। और एक होता है लायोफिलिक। तो बेटा लायोफिलिक के अंदर क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो डोमिनेटिंग होती हैं। तो देखो अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आइडिया देता हूँ कि अगर आपने लेट्स सपोज लायोफिलिक सॉल्व बनाना है, तो लायोफिलिक सॉल्व बनाना तो बहुत ही आसान है। आपने डिस्पर्स्ड फेज दिया, मीडियम दिया, उसमें डिसॉल्व कर दिया और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑलरेडी होती हैं, तो बड़े आराम से ये सॉल्व बन जाते हैं। लेकिन जो लायोफोबिक सॉल्व होता है, हमें देखना लायोफोबिक सॉल्व्स के अंदर क्या होता है कि जो फोर्सेस डोमिनेटिंग है वो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेटिंग है। तो अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेटिंग होगी तो आप समझ सकते हैं कि उनको बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। कि अगर आपने उसको वाटर में डाल दिया, लेट्स सपोज आपने ऐसा फेज लिया जो कि डिसॉल्व नहीं होता है और अपने वाटर में डाल दिया, तो सॉल्व नहीं बनेगा उसका। तो इनको बनाने के लिए हमें यूज करनी पड़ती है स्पेशल टेक्निक्स, ठीक है ना। तो लायोफोबिक के लिए स्पेशल टेक्निक्स होती हैं और लायोफिलिक के लिए आप नॉर्मली सोल को डिस्पर्स फेज को मीडियम में डाल देंगे बन जाएगा, ठीक है। तो ये है ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोइड्स, ठीक है। तो दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक तो फिजिकल स्टेट पे और एक है अट्रैक्टिव फोर्सेस के बेसिस पे, ठीक है। अब देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आई वुड से कि आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ इस चैप्टर में, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत रेयर कभी पूछा, वैसे तो कभी पूछा गया नहीं है। तो इसमें देखो एक जो टर्म है ना, उसका नाम है पेप्टाइजेशन। देखो पेप्टाइजेशन क्या होता है, पहले हम जल्दी से इस टॉपिक को देखते हैं। बट पेप्टाइजेशन होता है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज कोई प्रेसिपिटेट्स बने पड़े, किसी सॉल्ट के प्रेसिपिटेट बने पड़े, लेट्स सपोज ये प्रेसिपिटेट जो है वो है फेरिक हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। ये पीपीटी बने हुए हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, और आपने क्या किया, आपने इसमें डाल दिया FeCl3, आपने एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया FeCl3। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला है, तो इससे क्या होगा, Fe3+ आयन भी आ जाएंगे सोल्यूशन में और क्लोराइड आयन भी आ जाएंगे सोल्यूशन के अंदर। तो बेटा यहाँ पर एक छोटा सा फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो पीपीटीज होते हैं, जो पीपीटीज होते हैं, ये हमेशा आयंस को अपने ऊपर एडजॉर्ब करवाते हैं। और कौन से आयन को एडजॉर्ब कराते हैं, कौन से आयंस को प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब कराएंगे, जो इनके साथ कॉमन होगा। जैसे कि ये फेरिक हाइड्रोक्साइड की पीपीटी है, अब देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सा आयन कॉमन है, Fe3+ आयन की क्लोराइड, कहने से Fe3+ आयन कॉमन है। तो ये क्या करेंगे, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, ये अपने ऊपर फेरिक आयंस को एडजॉर्ब करेगा, कॉमन आयन को। इस तरह के फेरिक आयंस इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर अपने ऊपर फेरिक आयंस को एडजॉर्ब कर लेंगे, सारे फेरिक आयंस एडजॉर्ब हो रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स कभी एक साथ तो आ ही नहीं पाएंगे। तो क्योंकि सेम चार्ज अगर इन पे इकट्ठा हो गया है ना, देखो ये सेम चार्ज है, प्लस चार्ज इकट्ठा हो गया, तो ये तो दूर दूर जाएंगे। तो दूर दूर जाने से क्या होगा कि जो पीपीटी बनते हैं ये दोबारा से सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो कॉमन आयन डालने पे जो पीपीटीज हैं वो दोबारा से सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, कई बार डिसॉल्व हो जाते हैं। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन का जो मेन कारण है ना, वो है प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। और इससे जो पीपीटी जो सॉल्यूशन बनाते हैं इस तरह का, उसको हम बोलते हैं, वो कैसा सॉल्यूशन बनता है, वो बनता है कोलोइडल सॉल्यूशन। क्योंकि जो साइज है इन पार्टिकल्स का, ये इस रेंज में लाई करता है, 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना ये है ना। दो क्वेश्चन इसके ऊपर आई डोंट नो स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाया जा सकता है पेप्टाइजेशन क्या होता है, बट अदरवाइज एज सच इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल से। अच्छा, इसी के अंदर बच्चे यहाँ से आप एक और चीज भी समझ सकते हैं कि जो क्लोइडल सॉल्यूशंस होते हैं, आप देखना इन पे चार्ज आ गया, तो क्लोइडल सॉल्यूशंस के ऊपर क्या होता है, चार्जेस होते हैं। कुछ क्लोइडल सॉल्यूशंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बन गया है, पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है। और कुछ क्लोइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है ना। तो जो क्लोइड्स बनते हैं उनमें जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। सो दिस इज अबाउट क्लोइड्स। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको खुद पढ़ना है ना, उस टॉपिक का नाम है, वो आपको मैं नाम लिख के बताऊंगा, मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। बेटा वो जो टॉपिक है, एक तो उसमें टॉपिक है हार्डी-शूल्ज रूल।
ये हार्डी शूज रूल टॉपिक नहीं है, जैसे टॉपिक तो है वो है फ्लोकुलेशन, टॉपिक का नाम है फ्लोकुलेशन, ठीक है। और फ्लोकुलेशन के अंदर टॉपिक आता है हार्डी शूज। तो ये टॉपिक आपको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत आराम से एनसीईआरटी में हार्डी शूज रूल ओल्ड होम भी दे रखा है, तो ये थोड़ा टॉपिक आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अभी हमने जो एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, डिस्कस करना है, वो है वर्किंग ऑफ सोप। वर्किंग ऑफ सोप, बेटा देखो सोप क्या होता है। सोप एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है, ऑर्गेनिक चेन भी होती है, और एक इनऑर्गेनिक पार्ट भी होता है इस तरीके। तो ये सोप के मॉलिक्यूल होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है ना। इसमें आप देखिए ये वाला जो पार्ट है जिगजैग वाला, ये ऑर्गेनिक है, और आखिर में जो पार्ट है वो क्या है, इट इज इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो बेटा इसका जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है ना, तो ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, ये वो पार्ट है जो वाटर से अटैच हुआ है, बिकॉज वाटर के साथ तो पोलर चीजें ही अटैच होती है ना। और ये जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है ये होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब ये लाइफोबिक पार्ट है, ये वाटर से अटैच नहीं होगा। तो व्हेन यू डिसॉल्व दिस वाटर इन दिस सोप इन वाटर, तो होता क्या है बेटा, इसमें क्या होता है, देखो ऑर्गेनिक वाला पार्ट ऑर्गेनिक पार्ट में डिसॉल्व करता है, और जो आयनिक वाला पार्ट है ये वाला, ये वाटर के साथ अटैच हो जाता है। तो आप देखेंगे आपके मॉलिक्यूल कैसा बन जाएंगे, ये कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट है और ये इसका इनऑर्गेनिक पार्ट है, ऐसे ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट और ये इनऑर्गेनिक पार्ट, और ऑर्गेनिक वाला पार्ट। तो आप देखेंगे जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है उसकी टेंडेंसी क्या है, आपस में क्लोज रहने की, है ना। और इनऑर्गेनिक वाले पार्ट की टेंडेंसी क्या है, आपस में दूर रहने की। क्यों? क्योंकि चार्ज सेम है ना, ये जो चार्ज है ये सेम है, तो ये क्या करेगा, ये इनको दूर रखेगा। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं मिसिल्स, मिसिल्स, सॉरी, मिसिल्स, ठीक है। और ये जो मिसिल्स है तो ये काम कैसे करते हैं, ये काम कैसे करेंगे, देखो जो अगर आपने कोई भी ऑयल पार्टिकल डालेंगे तो मिसिल्स क्या करते हैं, देखो इसका जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो उन ऑयल पार्टिकल्स को पकड़ के रख लेगा, ये ऑयल पार्टिकल को वो क्या करेगा, कैच कर लेगा अपने साथ पकड़, क्योंकि ऑयल पार्टिकल तो ऑर्गेनिक पार्ट के साथ चिपक जाएगा, और जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो वाटर के साथ लगा हुआ है, ये दिस इज अटैच्ड विद वाटर। तो इससे क्या होगा कि जो ऑयल पार्टिकल्स है वो सोप के अंदर ट्रैप हो जाए, ठीक है ना। तो सोप के अंदर वो ट्रैप हो गए तो इससे क्या होगा, क्लींजिंग एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो सोप क्या करेगा, जितने भी ऑयल पार्टिकल्स हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। तो बेटा यहाँ पर आपने ना एक फिनोमेना नोट करना है, देखो ऑयल के पार्टिकल वैसे तो पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन सोप को डालने पे कैन यू सी, जो सोप को डालने पे ये जो ऑयल पार्टिकल है ये पानी में डिसॉल्व हो गए, है ना। तो सोप क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है ना। और आप देखेंगे ये सोप कहाँ पे काम कर रहा है, कैन यू सी, ये जो सोप है इट इज वर्किंग ऑन द सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सरफेस पे उसको पकड़ के रख लिया उसने। तो यही कारण है कि जो सोप्स होते हैं इनको हम सर्फेक्टेंट्स भी बोलते हैं, सर्फेक्टेंट्स, ठीक है। और अभी मैंने आपके सामने जो सर्फेक्टेंट बनाया है इसमें देखो जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए एक नेगेटिव सर्फेक्टेंट यानी कि अनायनिक सर्फेक्टेंट। अगर ये पॉजिटिव पार्ट होगा तो उसको हम बोल देंगे कैटायनिक सर्फेक्टेंट। तो अभी ये जो मैंने सर्फेक्टेंट बनाया है वो कौन सा है, अनायनिक सर्फेक्टेंट, ठीक है ना। तो अगर ये जो सर्फेक्टेंट है ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज होगा, लेट्स सपोज ये ऐसे है ना। तो अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है बेटा ये कैटायनिक हो गया, तो ये सर्फेक्टेंट कैसा बन जाएगा, कैटायनिक। बेटा प्लीज आई रिक्वेस्ट कि डू नॉट राइट ऑन द स्क्रीन, है ना। तो क्या बन जाएगा, कैटायनिक सर्फेक्टेंट। तो ये कोई एक्चुअली सर्फेक्टेंट के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ रखा है, तो इसलिए मैंने आपको सर्फेक्टेंट्स के बारे में बताया। तो अगर आप देखिए सरफेस केमिस्ट्री में इफ यू सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू वोंट फाइंड मच क्वेश्चंस, है ना, बहुत ही रेयर। तो सर जनरली जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, जो मैंने आपको डेटा बताया है लाइक फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो आई रिक्वेस्ट कि आप वो वाला टॉपिक कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर, और सॉलिड स्टेट में भी जितना मैंने आपको डिस्कस किया आप उतना कर लेंगे वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन उतनी नॉलेज से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और बेटा आपका जो टेस्ट होगा है ना, जो आपका थर्सडे को टेस्ट होगा एक, उस थर्सडे वाले टेस्ट के अंदर आपके जो टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे, एक तो आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक आएगा लिक्विड सॉल्यूशन है ना, और एक आएगा सरफेस केमिस्ट्री। ये 3 टॉपिक आएंगे। अभी मैं सॉलिड स्टेट को बाहर रख रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि कई बार ज्यादा ना हो जाए आप लोगों पे स्ट्रेस। और ठीक है, ये थर्सडे को आएगा वैसे तो। और कल की जो क्लास है काम करते हैं, कल की क्लास में डाउट्स डिस्कस करते हैं। देखो जितने भी हमने टॉपिक किया, नाउ वी हैव डन 4 टॉपिक्स है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री। इनके जितने भी डाउट्स हैं दैट वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। तो कल जो क्लास है इसमें हम लोग इन सबके डाउट डिस्कस करते हैं। इज इट ओके? चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.